हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें लॉर्ड मैकाले तक हम लोग पहुँचे थे, यानी 1835 तक। 1833 तक हम लोग बात कर पाए थे। किसी कारणवश अभी जो है वीडियो स्टॉप हो गया है और जिसके कारण हमको फिर से 1833 के बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। चलिए 1833 से हम लोग 1834 से स्टार्ट करते हैं, जब लॉर्ड मैकाले भारत आया था। अब लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो इसने कहा कि भारतीय शिक्षा जो होगी वो पूरी तरीके से कैसी होगी, वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आधार पर होगी, या हम अंग्रेज़ों को, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे या भारतीयों को क्या पढ़ाएंगे, उनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जिससे अंग्रेजी भाषा का विस्तार इतना ज़्यादा कर देंगे जिससे एक बच्चा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि एक बच्चा जन्मजात तो भारतीय होगा लेकिन मानसिक रूप से, कार्य के रूप से अगर हम देखें तो मानसिक रूप से, या फिर जब वो कार्य करने की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वह अंग्रेज पैदा होगा, अंग्रेज बन जाएगा। जन्मजात तो भारतीय होगा लेकिन अंग्रेजी पढ़ने के कारण या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के कारण वह कैसा हो जाएगा, मानसिक रूप से वह गुलाम हो जाएगा या अंग्रेजियत उसके अंदर समाहित हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया। उसने कहा कि हम, चूँकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को शिक्षित किया जाना संभव नहीं है, या उनको आसानी से, सरल तरीके से शिक्षित किया जाना संभव नहीं है, जिसके कारण हमें निस्यंदन सिद्धांत का, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। फिल्टरेशन थ्योरी, क्या दिया था उसने, फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, ये क्या था फिल्टरेशन थ्योरी। फिल्टरेशन थ्योरी में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे। हम जो है किसको शिक्षित करेंगे, हमारे जो उच्च वर्ग वाले हैं उनको हम शिक्षित करेंगे। जब हमारा उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो उससे धीरे धीरे, सबसे पहले उच्च वर्ग शिक्षित होगा, उसके बाद उससे निचले वाला शिक्षित होगा, उसके बाद उसके निचले वाला शिक्षित होगा, यानी उससे नीचे के जितने लोग होंगे अगर एक को हम शिक्षित कर देंगे तो उससे शिक्षा का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए आएगा और धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हर शिक्षा का स्तर जो है निचले स्तर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहा, निस्यंदन का सिद्धांत दिया। उसने एक और बड़ी बात कही थी लॉर्ड मैकाले ने कि जो भारतीय साहित्य है या यूरोपीय भारतीय साहित्य या अरबी साहित्य या फारसी साहित्य है, वो पूरा का पूरा साहित्य कैसा है, अंग्रेजी साहित्य के किसी एक अलमारी के किसी एक कंपार्टमेंट में बंद समस्त पुस्तकों में समाहित ज्ञान के बराबर है। बहुत बड़ी बात कह दी थी उसने, बहुत बड़ा आरोप, मतलब एक तरीके से कमेंट किया था कि भारत का जो ज्ञान है वो बहुत ही संकीर्ण है और यूरोप का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, फैला हुआ है, बड़ा है। ठीक है, तो किन किन बातों के लिए लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है, लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है निस्यंदन सिद्धांत के कारण। उसका एक स्टेटमेंट, जो जन्मजात तो नागरिक होगा, जन्मजात तो वह भारतीय होगा लेकिन वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के कारण वो कैसा हो जाएगा, मानसिक रूप से वह जो है अंग्रेज बन जाएगा। ठीक है, वो एक तरीके से ये अंग्रेजी भाषा या फिर उसका प्रयोग इसने क्यों किया, वो चाहता था कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो वह अधिकारी न बने, कैसा क्या बने, वह एक लेबर वर्ग निर्मित करना चाहता था जो कि उसके इशारे पर काम करे, उसके इशारे के हिसाब से चले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के लिए, लॉर्ड मैकाले जो है इसके लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले निस्यंदन सिद्धांत के लिए अभी हमने आपको बताया, और एक अलमारी वाला जो स्टेटमेंट उसने दिया था उसके लिए भी उसे
जाना जाता है। हाँ, एक चीज़ और उसने कही कि उसको लग रहा था कि चूंकि उसने कुछ रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च करने की परमिशन दे दी थी, और कुछ जो है ज़्यादातर जो पैसा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो जो है अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा था, लेकिन कुछ पैसा जो है भारतीयों के ऊपर खर्च करने के लिए दे दिया था, जिसके कारण उसे ये लग रहा था कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही जब ये लॉर्ड मैकाले गए और लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति होती है, लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति होती है और लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, तो उस समय लॉर्ड ऑकलैंड आकर के प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करते हैं। और कैसे समाप्त करते हैं वो बहुत ही विस्तृत चर्चा है, तो इसलिए उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है लॉर्ड ऑकलैंड को। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब शुरू हुआ था, तो जब चार्टर एक्ट 1813 आया था तब शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ, 1839 में, जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत आए थे। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हुआ था। तो हम लोग 1839 तक पहुंच गए। फिर 1839 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच। बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है वुड डिस्पैच से। वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। इसको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ओके, वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको दिखेगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को हम जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो है 1854 में जन शिक्षा, किन किन चीज़ों के लिए वह फेमस है, तो जन शिक्षा विद्यालयों की, जन शिक्षा विभागों की स्थापना करने के लिए फेमस है। सर्वप्रथम जब भारत में जन शिक्षा विभागों की स्थापना, जन शिक्षा विभाग का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग बनाया जाए, उसके लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाएं और वो अधिकारी उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनका आकलन करें और उनको दूर करने का प्रयास वो करें। तो जन शिक्षा विभागों की स्थापना इस समय हुआ था वुड डिस्पैच में। जन शिक्षा, देखिए जो बहुत सारी बातें हुई थी, वुड डिस्पैच बहुत ही रिच था और यह जो है भारतीय शिक्षा के लिए एक वरदान स्वरूप काम कर रहा था वुड डिस्पैच। और इसमें इतनी सारी संस्तुतियां दी गई थी, अगर वो सारी की सारी संस्तुतियां पूरी लागू हो जाती भारतीय शिक्षा के लिए, तो आज भारतीय शिक्षा कहीं और होती जिस स्तर पर आज है, या इसके पहले इस स्तर पर पहुंच चुकी होती, 2020 के पहले ही पहुंच चुकी होती, अगर ये 1854 का जो वुड डिस्पैच में दी गई संस्तुतियां लागू हो गई होती तो। लेकिन लागू नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। इसमें क्या हुआ, सॉरी, जन शिक्षा विभागों की स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 पॉइंट हम लेंगे, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है। विद्यालय यूं की स्थापना, अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी हैं। ये जो है आपका पहला जो विश्वविद्यालय, यानी 3 जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और तीनों के तीनों लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित किए गए थे। और एक विश्वविद्यालय कहाँ था, ये तीनों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। उस समय बम्बई था, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित की गई। ठीक है, और इसकी संस्तुति जो है वुड डिस्पैच में ही की गई थी। कब स्थापित हुई थी, 1857 में। 1854 में इसकी संस्तुति इसने दी थी और इसके बाद 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कहाँ, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई या बम्बई। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक बात और इसमें निकल करके आती है कि विश्वविद्यालयों के क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने की बात भी इसी में की गई।
क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात सर्वप्रथम इसी में की गई, की स्थापना। ठीक है, ये 3 बातें हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 3 बातें हर बार एग्जाम में पूछी गई हैं, या ज़्यादातर ईयर्स के जो आपके पेपर हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो इन तीनों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको तीनों को समाहित किया है। क्रमबद्ध विद्यालयों की का क्या अर्थ है? क्रमबद्ध विद्यालय हम एक तरीके से हायरार्की में जब हम विद्यालयों को रखते हैं, जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से ये एक हायरार्की बनती चली गई। या तो हम यहीं से रखें यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, फिर इसके बाद आपका इंटरमीडिएट, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद मिडिल, इसके बाद प्राइमरी। तो ये एक तरीके से हायरार्की बन रही है क्रमबद्ध। सबसे पहले हमें किसकी स्थापना करनी है, इसके बाद किसकी करनी है, इसके बाद किसकी करनी है। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने की बात इसने सबसे पहले कहा कि यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, इसके बाद कॉलेज होने चाहिए, इसके बाद वो जो है इंटरमीडिएट, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल, इसके बाद आपका प्राइमरी। ये इसका जो क्रमबद्ध विद्यालयों की बात की गई थी वो इस तरीके से बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो वुड डिस्पैच आपको समझ में आ गया। 3 बातें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। जब 1854 के बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग 1882 में, 1882 में। 1882 में क्या हुआ कि 1882 में एक हंटर कमीशन बना, हंटर कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, जिनके नाम पर हम जो है इसको हंटर कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो हंटर कमीशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये तीनों प्रकार की एजुकेशन के ऊपर बल दिया है। चाहे आप प्राइमरी लेवल पर देखें, चाहे आप जो है आप उसको हायर एजुकेशन के लिए देखें या बीच का देखें, आप ये तीनों लेवल की माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों प्रकार की शिक्षा के लिए ये संस्तुति अपना दिया है हंटर कमीशन। लेकिन विशेषकर जो है इसने संस्तुतियाँ दी हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए दी हैं। तो इसकी स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन केवल बनता है कि हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो हंटर कमीशन की स्थापना या हंटर कमीशन कब आया था, तो हंटर कमीशन जो है 1882 में आया था। हंटर कमीशन या हंटर आयोग। ठीक है, 1882 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 1901 में। 1901 में क्या हुआ था? 1901 में इसको जो है अगर हम लोग 1901 में चलें तो 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने एक जो है शिक्षा के ऊपर एक विस्तृत सम्मेलन करवाया था, और वो स्थान कहाँ था जहाँ पर सम्मेलन करवाया था? शिमला सम्मेलन, शिमला में। तो इसलिए उसी के नाम पर, उस स्थान के नाम पर उसको जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। और यह सम्मेलन 15 दिनों तक चला था। इसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई जो कि आगे कई जगह पर लागू की गई। ठीक है, तो शिमला शिक्षा सम्मेलन के लिए 1901 फेमस है, प्रसिद्ध है, शिमला शिक्षा सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद बना है विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, ये क्या है? ये जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना है। ठीक है, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। आयोग बना, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले, जिसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे। रेले थे। ठीक है, इसके बाद 1904 में क्या हुआ? एक जो है एक्ट बनाया गया, एक
एक्ट बनाया गया जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, विद्यालय अधिनियम बना, यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना, कब बना था? 1904 में। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, तो ये शिक्षा से संबंधित जो कार्य हो रहे थे कई दिनों के लिए, कई वर्षों के लिए बंद हो गए। फिर हम लोग 1910 की चर्चा करेंगे, यानी इसके बाद सीधे सीधे 1910 में हम लोग पहुँचेंगे, वो भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोगों को काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए यह वीडियो अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।